गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर आयुष श्रीवास्तव, सीटीवीएस सर्जन, अमृत धारा माई हॉस्पिटल, आईटीआई चौक, करनाल से। तो आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ के बारे में। अब कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? तो हमें ये जानना होगा कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ वो बीमारियां होती हैं जो बच्चों को जन्मजात ही पाई जाती हैं। तो अब सबसे पहला सवाल है कि क्या ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ बहुत कॉमन है? तो इसका जवाब है हाँ, ये बहुत कॉमन है। और आप ये समझिए कि 7 से 8 बच्चे पर 1000 लाइव बर्थ्स में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ यानी कि जो हार्ट की बीमारियां जन्मजात होती हैं वो पाई जाती हैं। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ होती कैसे हैं? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ अगर हम उसके नाम से ही समझें तो वो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स यानी कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनमें अगर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो वो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ कई बार बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसकी वजह से कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ उत्पन्न हो जाती हैं। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के जन्म से ही प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अब इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो जैसे कि हमने अभी आजकल की जो अवेयरनेस है, एंटीनेटली कई बार ऐसा हो रहा है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है एंड कई बार आजकल फीटल एको होता है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ यानी कि जो पैदा होने वाले बच्चों में के हार्ट में क्या बीमारियां हैं वो कई बार फीटल एको या अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ी जाती हैं। तो कई बार हमें उससे ये डिसीज़न मिल जाता है कि हमें आगे क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट या सर्जन आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपके इस बीमारी की वजह से आपको अबॉर्ट करा लेना चाहिए या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम जिसे कहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिनमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है। बट साथ ही साथ हमें फीटल एको से ये भी पता चलता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि या तो यूट्रस में या फिर डिलीवरी होने के बाद किसी तरह के ऑपरेशन से ठीक की जा सकती हैं। तो इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, उनके साइंस और उन बच्चों में क्या सिम्टम्स होंगे ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और किस तरह से ये बीमारियों से बचा जा सकता है और इन बीमारियों का क्या इलाज है वो हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितनी जल्दी हम उन बीमारियों को पकड़ लें तो उनका इलाज भी उतनी जल्दी संभव है और हार्ट के डिटोरिएशन को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ को अगर डिवाइड करें कि ये किस प्रकार के होते हैं, तो बेसिक तो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है, दूसरा जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है या जिसे हम ब्लू बेबी के नाम से कहते हैं। तो एक तो होता है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और दूसरा होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़ जो अभी मैंने आपको बताया। तो अब ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ यानी कि जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है, वैसे बीमारियों के किस कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है जो सबसे कॉमन बीमारी, वो है हार्ट में होल या फिर दिल में सुराग। ये हम कई लोगों से सुनते होंगे कि अच्छा हमारे बच्चे के दिल में सुराग है तो इसका क्या इलाज है और इससे क्या क्या आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, हार्ट, ये हमारा हार्ट है, तो इसमें कई सारी दीवारें बनी रहती हैं। 4 चेम्बर्स होते हैं, चारों चेम्बर के बीच में दीवारें बनी रहती हैं। तो जैसे जो ऊपर के 2 चेम्बर्स हैं जिसको हम एट्रियम कहते हैं, लेफ़्ट एंड राइट होते हैं वो। तो लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम के बीच में होता है इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में अगर कोई तरह का छेद या सुराग हो तो उसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसे एएसडी भी कहा जाता है, या ये एक प्रकार का दिल का सुराग है। इसके होने का हमें फीटल एको से भी पता चल सकता है और डिलीवरी के बाद भी पता चल सकता है।
तो क्या इलाज है इसका आज के डेट में? तो जैसे बच्चा पैदा होता है, उसके बाद कई बार जब हम नॉर्मली एको करा रहे होते हैं उस टाइम, या फिर कई बार हमने ये देखा होगा कि बच्चे को के दिल की धड़कन तेज हो, या फिर बच्चा का एक्सेसिव रोना, या फिर ज़्यादा पसीना आना, या फिर सांस में दिक्कत, ये सारी दिक्कतें हमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या किसी भी तरह के दिल के सुराख की ओर इशारा कर सकता है। तो हमें इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा और अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या फिर अपने हार्ट सर्जन से मुलाकात करके डिस्कस करना होगा कि आगे का क्या प्रोसीजर है। कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे छेद जो होते हैं ये अपने आप से बंद हो जाते हैं कुछ समय के बाद। कई बार ऐसा होता है जो अपने आप से नहीं बंद होते हैं, तो उसमें हमें कई बार ऐसा होता है कि डिवाइस क्लोज़र यानी कि एक छल्ला डाल दिया जाता है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी। तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि जो दिल के सुराग होते हैं उसमें ओपन हार्ट सर्जरी ही एकमात्र इलाज रह जाता है। और कई बार हमें ये आशंका रहती है कि क्या ओपन हार्ट सर्जरी इतने छोटे बच्चों में पॉसिबल है भी, या फिर क्या इसका जान का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपकी इस आशंका को आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ओपन हार्ट सर्जरी आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी पेशेंट को रिक्वायर्ड है वो उसी समय रिक्वायर्ड है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ये सोचते रहें कि हम ओपन हार्ट सर्जरी कराएं या नहीं कराएं, उसमें हम इतना समय बर्बाद ना करें। अगर हमें एडवाइस कर दिया गया है कि ओपन हार्ट सर्जरी है तो हमें जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, ना कि एक ऐसा स्टेज आ जाए जबकि हार्ट फेल करने लगे और फिर इस ओपन हार्ट सर्जरी का भी फ़ायदा भी ना मिले और शायद नुकसान भी हो सकता है। तो हमें ये चीज़ जज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी जल्दी हमारे डॉक्टर ने हमें एडवाइस कर रखा है, हमें उसी टाइम पे अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करा लेनी चाहिए। अब जैसे हमने एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को डिस्कस किया, उसी तरह का एक सिमिलर डिफेक्ट होता है हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी। तो वीएसडी भी एक तरह का दिल का सुराग है। तो इसको हम अगर हम माने तो जो दो बड़े नीचे के चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, उनके बीच की जो दीवार होती है यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जिसके हम कहते हैं, उसमें अगर कोई तरह का सुराग है तो उसमें हम हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो बीमारी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी की तरह ही बच्चों में सांस फूलना, ज़्यादा रोना, या फिर दिल की धड़कन तेज होना या पसीना आना, इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो हमें इसके लिए बहुत ही वॉचफुल रहना होगा कि कहीं ये सारे सिम्टम्स तो नहीं हो रहे हैं हमारे बच्चे को। तो हमें इसके लिए अवेयर रहना होगा और वॉचफुल रहना होगा कि अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम तुरंत से तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन या फिर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और वो जो सजेस्ट करें वो हम उनसे आगे डिस्कस करके हम उस ट्रीटमेंट की ओर आगे बढ़ें। तो ये हो गए हमारे हार्ट में होल के प्रकार। अब कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों हार्ट में होल जो होते हैं ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह की बीमारी है। इसमें एएसडी भी है, वीएसडी भी है, और कई बार हमारा माइट्रल वैल्व या कोई ट्राइकस्पिड वैल्व, ये सब जो कॉम्प्लेक्स हैं बीमारियाँ, ये भी प्रेजेंट रहती हैं। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सुना होगा कि कुछ बच्चों को डाउन सिंड्रोम है या कोई और तरह की सिंड्रोम्स हैं, वो सिंड्रोमिक बच्चों में कई बार ऐसी दिल की बीमारियां पाई जाती हैं। और इन कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल बीमारियों का एकमात्र इलाज है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी एक सेफ सर्जरी है, बट आप अपने नियरेस्ट हार्ट सर्जन से डिस्कस करके इस बीमारी के बारे में और जानें और किन बच्चों में ये हार्ट ऑपरेशन पॉसिबल है,
किन बच्चों में ये हार्ट ऑपरेशन नहीं पॉसिबल है और क्या आइडियल टाइम है इस ऑपरेशन का कराने का, ये आप उनसे डिस्कस करें। तो ये हो गया हमारा हार्ट में होल के बारे में डिस्कशन। तो अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो भी इसी से सिमिलर है, वो है एबनॉर्मल कनेक्शंस ऑफ द हार्ट, जैसे कि एपी विंडो या फिर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस, पीडीए। ये बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं पीडीए। कई बार बच्चों में बर्थ के बाद पीडीए जो होती है वो क्लोज हो जाती है। ये बर्थ से पहले ये एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन होती है इसकी, जो बर्थ के बाद 4 से 6 हफ्ते में बंद हो जाती है। कुछ बच्चों में ये 4 से 6 हफ्ते के बाद भी नहीं बंद होती है। तो कई बार क्या होता है कि एपी विंडो या पीडीए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने भी सुना होगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये हार्ट में लोड बढ़ाती हैं, तो हार्ट का लोड बढ़ाती हैं। तो इससे क्या होता है, हार्ट के फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, अपने हार्ट के जो भी डॉक्टर हैं उनसे डिस्कशन करके इनका जो भी अप्रोप्रिएट इलाज है, जहाँ तक पॉसिबल हो, उसको समय रहते करा लेना चाहिए, इससे पहले कि हमारा हार्ट फेलियर की ओर चला जाए और इन ऑपरेशंस का फ़ायदा ना मिल पाए हमें। दूसरी तरह की बीमारी जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है ब्लू बेबीज़ की, यानी कि जो बच्चे बचपन से या फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये नीला पड़ना बच्चों में क्यों हो जाता है ऐसा। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, जो मतलब ब्लू बेबीज़ हैं, जो उनके हार्ट में कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब कि उनके हार्ट में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हार्ट में जो बॉडी से आने वाला ब्लड है वो उसको प्रॉपरली लंग से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और इस वजह से ऑक्सीजन की सैचुरेशन ब्लड में कम रहती है, और उस लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसे ऑक्सीजन कम मिल रहा होता है और वो नीला पड़ जाता है। तो ये कारण है। कई बार क्या होता है कि किसी तरह से हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो एबनॉर्मली डायरेक्टेड होता है, जैसे कि एक टीएपीवीसी होती है, तो उसमें बच्चा नीला पड़ सकता है। दूसरा कि हमारे फेफड़े में जाने वाला ब्लड, अगर वो उन फेफड़े में जाने वाला जो ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है, साथ ही साथ अगर उसमें वीएसडी भी है, तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो ब्लड जिसको लंग्स में जाकर ऑक्सीजन मिलना था वो वापस से बॉडी की ओर मुड़ जाता है, और इस वजह से बच्चों में नीलापन आ जाता है। तो ये होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, मतलब कि टॉफ या टॉफ फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं। इसमें बच्चे के फेफड़े में ब्लड सप्लाई बहुत कम जा रहा होता है और ऑक्सीजन ब्लड में कम हो जाता है, इस वजह से बॉडी नीला पड़ता रहता है। तो ये सारी जो बीमारियां मैंने आपको बताई, जो भी नीले पड़ने वाली बीमारियां हैं, इनमें ब्लड सप्लाई जो बॉडी को मिल रही है उसमें ऑक्सीजन कम हो रहा होता है, और इस वजह से ही बॉडी नीला पड़ता है। तो हम कैसे देखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे इन चीज़ों को? तो जैसे हमने बताया कि ऐसे बच्चे कई बार बचपन से पैदा होने से के समय से या फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद भी कई बार ऐसे बच्चे नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमने ये भी देखा होगा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग कर रहे होते हैं, या फिर कई बार ऐसे बच्चे को पसीना आ रहा होता है या सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। कई बार हमने ये भी देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो स्क्वैटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी पैर को अपनी बॉडी से मोड़ लेते हैं। तो ये होते ही है, ये सिग्नल हमें ये बताती है कि इन बच्चों को किसी तरह की साइनोटिक हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, जिनका इलाज आप अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट या फिर नियरेस्ट
हार्ट सर्जन से मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि कब और कैसे इनका इलाज संभव है और किस तरह का इलाज संभव है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ दीज केसेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत होती है। और ओपन हार्ट सर्जरी का भी एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड यानी कि इसी बीच में अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी करा लें तो आपके बच्चे के हार्ट को फ़ायदा मिलेगा। और अगर हमने इस विंडो पीरियड को मिस कर दिया, अगर वो हम पार कर जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि इस ऑपरेशन का हमें फ़ायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है, और हो सकता है फिर ये बीमारी हमारी लाइलाज हो जाए। तो ये सारा कुछ जो हमने आज डिस्कस किया, ये होती हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़। अब इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ के जो मेन 2 पार्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेज़ में अब कई तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, कई सारी बीमारियां एक साथ पाई जाती हैं। तो ये सारी बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के हमारे कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए। ये सिम्टम्स को हमें आइडेंटिफाई करने हैं। कुछ सिम्टम्स या फिर कई बार हमें फीटल एको से ही पता चल जाता है, या फिर पैदा होने के बाद जो एको होता है उसमें पता चल जाता है। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कराना है और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इन बीमारियों के बारे में इलाज करवाना है। तो आज हम अपने व्यूअर्स के कुछ सवालों का भी जवाब देंगे। कुछ सवाल जो उनके जहन में कई बार आ रहा होता है और वो हमसे पूछना चाह रहे होते हैं, तो उन्होंने हमें मैसेज या फ़ोन के द्वारा ये सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि दिल में छेद होने के क्या लक्षण होते हैं, क्या ये जन्मजात हो सकता है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है ये आई थिंक सिर्फ आपका ही नहीं, ये हर उस व्यक्ति का होता है जिनके अभी न्यू बॉर्न हुआ है या फिर किसी तरह की बीमारी उनके डायग्नोज हुई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उसमें कई बार, तो मैंने आपको जैसे बताया कि फीटल एको से ही आज के डेट में पता चल जाता है। तो फीटल एको का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अल्ट्रासाउंड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंटीनेटली। पोस्टनेटली जो भी बीमारियां हैं उनको हमें लक्षण के द्वारा कई बार पता चल जाता है, जैसे कि एक्सेसिव क्राइंग, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी का नीला पड़ना या स्क्वेटिंग करना बच्चे का ऑटोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें किसी तरह की हार्ट की बीमारी के ओर इशारा कर रहा होता है। कई बार हमने ये भी देखा होगा कि हार्ट से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो भी हमें किसी तरह की दिल की सुराख की ओर इशारा कर सकती हैं। तो मोस्टली जितनी भी ये सारी बीमारियां होती हैं वो सारी जन्मजात हैं। और ये हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसका जवाब यही है कि जहाँ तक कि ये बीमारियां होती है कई बार या ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ये जन्मजात ही होती हैं। तो दिल में छेद होने का क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए, बच्चों में दिल में सुराग होने का एकमात्र कारण है वो है जेनेटिक कारण। जो भी है जीन्स की वजह से ही कई बार कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं जो कि हमारे हार्ट के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करती हैं, और उस वजह से ही हमारे हार्ट की एनाटमी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है और कई बार दिल में सुराग रह जाता है। और जहाँ तक कि दिल में छेद होने का है, एडल्ट्स में भी कई बार यही सुराग रह जाता है, तो वो कई बार हमें एडल्ट में पाए जाते हैं। कई बार इवन हार्ट अटैक के बाद भी दिल में सुराग बन सकता है। तो दिल में सुराग होने का कई सारे कारण हो सकते हैं। बच्चों में ये जन्मजात होती है जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। दिल में छेद से बचाव के बारे में बताएं। तो दिल में छेद
का बचाव जो है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान ही उसका इलाज होता है, या फिर प्री प्रेगनेंसी भी कई बार हमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में, अपने फैमिली के बारे में पता होती हैं, और इसीलिए कई बार हमने ये भी आपको समझाया होगा कि अपने ही फैमिली के अंदर में मैरिजेस जो होती हैं वो कई बार इन सारी प्रॉब्लम्स और जेनेटिक प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देती हैं। तो हमें अपने ही फैमिली के अंदर मैरिजेस को अवॉइड करनी चाहिए। और जो जहाँ तक कि दिल में सुराख से बचाव का सवाल है, तो प्रेगनेंसी में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की न्यूट्रिशन या किस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो आपको किस तरह से लेना है, कैसे लेना है। तो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा दिल में सुराग को बचाने का, वो सप्लीमेंट्स हम दिलवा सकते हैं। बट कई बार उसके बावजूद ऐसा होता है कि दिल में सुराग का कोई बचाव नहीं होता है, वो कई बार जेनेटिक होता है, वो होना होता है तो वो हो ही जाता है। कई बार उसे पकड़ लेना पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और उसका इलाज कर लेना। तो अगला सवाल है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की डायग्नोसिस कैसे होती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो होते हैं वो मैंने आपको बताया है कि एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड्स या फिर फीटल एको या फिर पोस्ट नेटली जो एको होते हैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा किए गए, वो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, और वही एकमात्र कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बता सकता है आपको। इसके अलावा कई बार हमें ईसीजी या फिर चेस्ट एक्सरे या फिर सीटी स्कैन, इन सब से भी पता चल सकता है कि हमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं। तो दिल में छेद होने का पता लग गया तो इसका क्या इलाज है। तो जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि दिल में छेद होने का अगर हमें पता चल गया है, अगर एंटीनेटली हमें पता चल गया है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें पता चल गया है, तो हमें अपने हार्ट के डॉक्टर से ये पूछना होगा कि ये जो बीमारी है ये कितनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है। क्या ये सर्वाइवल के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि बच्चे की सर्वाइवल हो सकती है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, या फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है। तो अगर 24 वीक से पहले हमारे डॉक्टर ये बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है, तो कई सारे काउंसलर्स हमें आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप उनको अबॉर्ट करा लें, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ख़राब रहती है ऐसे बच्चों में। तो अगर ये 24 वीक्स के बाद है तो फिर कई बार अगर हमने ये हार्ट के डॉक्टर ने ये बता दिया है कि ये सिंपल बीमारियां हैं, तो सिंपल बीमारियों का इलाज मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपन हार्ट सर्जरी ही है। और ओपन हार्ट सर्जरी एक एक सेफ ऑपरेशन है, एक नेसेसरी ऑपरेशन है, और इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं होते हैं। और इसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने बीमारी को जल्दी पकड़ ली है और उसका इलाज टाइमली हो गया तो आपके लाइफ में दोबारा कभी वो बीमारी आपको नहीं परेशान करेगी। लेकिन अगर हम इसको नेग्लेक्ट करें और काफ़ी दिनों बाद इसका इलाज की ओर जाएं, तो हो सकता है कि ये बीमारी हमें परेशान करते रहे। अब क्या ऑपरेशन में रिस्क हो सकता है? जी हाँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी हार्ट के ऑपरेशन में रिस्क नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। हार्ट अगर का ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें रिस्क रहता ही रहता है, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो, चाहे वो वाल्व की सर्जरी हो, चाहे वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की बीमारी की सर्जरी हो। तो सारे ऑपरेशंस में, दिल में सुराख की सर्जरी, उसमें भी हार्ट में
ऑपरेशन में रिस्क रहता है, लेकिन कितना रिस्क रहता है ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितने कॉम्प्लेक्स बीमारी है आपको। दिल में सुराग का कई बार 3 से 5% का रिस्क होता है, लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स बीमारी हो तो हो सकता है कई बार 50% तक का भी रिस्क रहता है। अगला सवाल है ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या इलाज होता है और इस प्रॉब्लम में किसी प्रकार के लेवल भी होते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हार्ट के एनाटमी में काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं। तो इसकी एकमात्र इलाज है वो है ओपन हार्ट सर्जरी, और ओपन हार्ट सर्जरी भी आपको अपने हार्ट सर्जन से डिस्कस करना होगा कि इसका क्या अप्रोप्रिएट टाइम है, किन बच्चों को किस टाइम पे ये ऑपरेशन कराना चाहिए, और क्या कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि पैलिएटिव सर्जरीज कहते हैं, यानी कि बचपन में वो सर्जरी हो जाती है, फिर बड़े में उनकी करेक्टिव सर्जरी होती है। तो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं ये आपको अपने हार्ट सर्जन से डिस्कस करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि ये सवाल है कि क्या इनके कोई लेवल भी होते हैं, तो इनका कोई लेवल एज सच नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा बीमार रहते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहती है। कुछ बच्चे थोड़े से ज़्यादा स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल बेटर रहती है। दूसरा और सवाल है कि एबनॉर्मल हार्ट रिदम के साथ क्या दिमाग में भी एफर्ट करती है क्या? जी हाँ, अगर ऐसे बच्चों में एबनॉर्मल हार्ट रिदम रहती है तो कई बार इसमें से क्लॉट बनने की संभावना रहती है। तो ऐसे क्लॉट जो हैं ये दिमाग तक भी जा सकते हैं, और ये जो हैं ये हमें कई बार दिमागी बीमारियों की ओर भी ये कर सकते हैं कि दिमागी बीमारी भी शुरू हो सकती है। कई बार ऐसे बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होने की वजह से दिमागी बीमारी भी साथ साथ प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने बताया कि डाउन सिंड्रोम है या फिर और कई सारी बीमारियां हैं। तो इन सब में कई बार सिंड्रोम्स की वजह से दिमागी बीमारी और हार्ट की बीमारी साथ साथ होती हैं। तो ये दोस्तों आज सारे सवालों का जवाब हमने दिया है। आपके दिमाग में मुझे पता है और भी कई सारे सवाल होंगे, कई सारे उसके जवाब आपको हमसे मिल सकते हैं। हम 24/7 अमृतधारा मायो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं आपके इन्हीं सवालों और जवाबों के लिए, और हम ये डिस्कस करेंगे और इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं ये हम आपको बताएंगे। अभी रिसेंटली हमने ये डिसाइड किया है कि 30 मार्च को हम एक कैंप रखना चाहते हैं, कार्डियक का कैंप रखेंगे, CTVS कैंप। जिनको भी दिल के ऑपरेशन का ये हो के बारे में कुछ जानना हो या अपने आप का टेस्ट कराना हो, तो उनके लिए कई बार ये होता है कि अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि हम आएँ और हमारे बहुत सारे पैसे खर्चे हो जाएं और उसके बाद हमें पता चले कि हमारा ऑपरेशन होना है या नहीं होना है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि 30 तारीख को हम एक CTVS कैंप रखेंगे जिसमें कि OPD हमारी फ्री रहेगी, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एको, ECG या फिर CT स्कैन, उसमें हम काफ़ी सारा डिस्काउंट रखेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जितना से जितना आपको सुविधा हो सके वो हम प्राप्त कर सकें। तो थैंक यू एंड लेट्स मीट अगेन।